आप अगर बेहतर से बेहतर चीज सिखाएं, लेकिन उसको सिखाने का तरीका अगर आपका कारगर ना हो, तो फिर सामने वाला जो है वो बोरियत महसूस करेगा। तो आज की दुनिया में जहां पर लोग, मेरे ख्याल से सब लोग रील के आदी हो चुके हैं, जहां पर 1 मिनट में हमको दुनिया भर का ज्ञान चाहिए और 1 मिनट से ज्यादा शायद हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसे माहौल में अगर आप किसी टीम के साथ पूरा दिन या 2 दिन बिताने वाले हैं उनको कुछ सिखाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनसे भावनात्मक तरीके से जुड़े। अगर आप लोगों से भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ पाए, खासतौर पे मेरे विषय में जहां पर हम बर्ताव की बात करते हैं, जहां पर हम इंसान की सोच की बात करते हैं, तो फिर आप उनकी सोच को नहीं बदल पाएंगे। अगर आपको एक दिन के लिए नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी लोगों को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? मैं ये नियम बनाऊंगा कि जो नियम मैंने बनाए हैं उनको बदला ना जा सके। तो मैंने कितने भी बेहतर नियम क्यों ना बनाए हो, दूसरे दिन से वो नियमों का उल्लंघन होगा। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी नियम तो यही होगा कि जो नियम हम बनाते हैं उन पर हम अमल करें, उस पर काम करें। आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी राय में आधुनिक नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, मॉडर्न लीडर्स के लिए, तो कौन से व्यवहार कौशल, विच बिहेवियर स्किल से इम्पोर्टेंट होती है, जो होनी चाहिए, और वे इन कौशलों को प्रभावी ढंग से कैसे विकसित कर सकते हैं? अक्सर हमने देखा है कि एक पिता जो है अपने बच्चे से कहता है कि भाई तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है और बच्चा कहता है कि पड़ोस वाले अंकल आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, तो पिता कहता है बेटा उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं। तो आप बच्चे को तो सिखा रहे हैं कि आप सच बात कीजिए, लेकिन आप अगर खुद उस बात को निभा नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से आपको अपने आप को नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ये हर क्षेत्र में यही चीज है, फिर चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हो, या फिर कोई टीम लीडर हो, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता हो, या फिर कोई बिजनेस लीडर हो। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है डॉक्टर रामनाथ दीक्षित जी। विल कॉल हिम राम फॉर सिंप्लिसिटी से। और आज एक बढ़िया टॉपिक लाया हमने, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें, हाउ टू मेक मोस्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। मगर ये टॉपिक बात करने से पहले डॉक्टर राम के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। रामनाथ जी, हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस। और हम ऑफिशियली वेलकम करने से पहले हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है उसे भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, या फिर कुछ नई चीजें उनके ध्यान में आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. मोस्ट वेलकम डॉक्टर राम। हम शुरू करते हैं। पहला शब्द भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर, आई थिंक प्रॉमिसिंग। और ड्रीम, सपना। सपना, हाँ। जरूरी। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, आई थिंक इंडिस्पेंसिबल। हर किसी में जिज्ञासा होना जरूरी। सही है। और धन, मनी। मनी, अगर आपके पास बहुत धन है तो उसकी अतिरिक्त आवश्यकता आपको नहीं है। सो दैट्स हाउ आई लुक एट धन। बढ़िया चीज बताई आपने। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से, जिंदगी, लाइफ। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। ऑसम। अगला शब्द मेरी तरफ से, इन्वेंशन, आविष्कार। आविष्कार, आविष्कार मैं कहूंगा इंसान की बुद्धिमत्ता जो है उसको दर्शाने वाली चीज है आविष्कार। सो आई थिंक इट्स
It's a reflection of human intelligence. वाह। लीडरशिप, नेतृत्व, नेतृत्व आवश्यक। बुक, किताब, किताब दोस्त। सक्सेस, सफलता, सब्जेक्टिव, हर किसी के मेरे ख्याल से मायने काफी अलग होते हैं कामयाबी को लेकर। और एक अजब गजब शब्द आपके लिए, एलियंस, ग्रह अंतरवासी। इंसानों से कम खतरनाक। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट रैपिड फायर राउंड में, और आगे बढ़ते हैं। और दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है, सो स्टे ट्यून्ड डॉक्टर राम। और डॉक्टर राम, वंस अगेन टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? जी बहुत खुश हूँ, और जैसे मैंने कहा काफी उत्साही हूँ। आपके जो दर्शक हैं, मैं ये जानता हूँ कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं, और काफी खुशी हुई मुझे इस बात को सुनकर कि आप अपने इस माध्यम से लोगों तक हमारी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प होगा जो भी बातचीत होगी हमारे बीच। सही है। फीलिंग इज म्यूचुअल डॉक्टर राम। और हम शुरू करते हैं। आपके करियर और जीवन से आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। अच्छा, तो जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, अब मुझे तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा हो गए कॉर्पोरेट की दुनिया में। और मैंने शुरुआत की थी आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम करने से, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम किया, पहले मैं बिजनेस डेवलपमेंट में था, फिर ऑपरेशंस में था। लेकिन कहते हैं ना कहीं आपको आपका पहला प्यार मिल ही जाता है। तो मेरे लिए वो पहला प्यार लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं, सीखना कहते हैं, सिखाना कहते हैं। तो तकरीबन 15 साल से ज्यादा का वक्त मुझे हो चुका है इस कॉर्पोरेट की दुनिया में, जहां पर मैं कंपनियों के लिए, जो विश्व स्तर की कंपनियां होती हैं, उनके लिए प्रशिक्षण देने का काम करता हूँ। और जिस पे मैं काम करता हूँ उसे बिहेवियरल ट्रेनिंग कहते हैं, यानी इंसान का जो बर्ताव है उसको और निखारने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे बिहेवियरल ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इस प्रशिक्षण में फिर नेतृत्व आता है, या फिर ग्राहक सेवा, या फिर आप कैसे एक टीम के तौर पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और अन्य चीजें भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें जो है, ये मैं कंपनियों तक पहुंचाने का काम करता हूँ उनके कर्मचारियों के लिए, ताकि वो अपने आप को बेहतर बना सके। वाह, अमेजिंग। तो आपकी ये जो जीवन की एक पूरी आपने जो हमारे को बताया, आपका जो शुरुआत और जीवन की आपकी जो पाथ है, लाइफ पाथ चल रही है अभी, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई तो गाइडिंग वॉइस रहा होगा। तो आपकी गाइडिंग वॉइस कौन है? ठीक है, मेरे ख्याल से इंसान की सबसे बड़ी गाइडिंग वॉइस अगर आप कहें, वो आपका खुद का अंतर्मन होता है। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने, ताकि आप उसको और बेहतर बना सकें। मेरे ख्याल से अक्सर कई सारे लोग जो अपने करियर में खुश नहीं होते, फिर चाहे उनकी उम्र 40 हो, 50 हो या 60 भी हो, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अक्सर अपने मन की ना सुनते हुए दूसरों की सुनते हैं, या फिर वो करते हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या फिर वो करते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, पैसा काफी जरूरी है, लेकिन अगर आप वाकई में अपने मन की बात सुने और ये समझने की कोशिश करें कि आप किस खास मकसद के लिए बने हैं, और उस ओर अगर आप अपनी सोच को ले जाए, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक परिपूर्णता से जी सकता है। आप अपनी जिंदगी को एक मकसद दे सकते हैं, एक आयाम दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पहचानें। आपके 3 सक्सेस मंत्र के बारे में बात कीजिए, जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इस वक्त बहुत कामयाब हूँ या फिर लोगों को सिखा सकता हूँ कामयाबी के बारे में, तो उसे सक्सेस मंत्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मेरी जिंदगी का हमेशा से मूल मंत्र रहा। और ये इसलिए मूल मंत्र बना क्योंकि जो तजुर्बा मैंने पाया, या फिर जो अनुभव मैंने इकट्ठा किया, उसको मद्देनजर रखते हुए ये 3 चीजें थी जिन्होंने हर वक्त मुझे प्रेरित किया। तो 3 चीजों में सबसे पहले तो मैं कहूंगा, हिम्मत का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम करेज कहते हैं। अक्सर लोग किसी चीज की शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती। काफी सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनमें काबिलियत होती है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप में हिम्मत की कमी, तो फिर आप शुरुआत नहीं कर पाए। दूसरी जरूरी चीज जो मैंने देखी वो है अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं। अक्सर हम जब अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वाकई में कोई सजा दे रहा हूं। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि अगर आप डिसिप्लिन से प्यार करने लग गए, तो उससे जो आपको फायदा पहुंचता है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। फिर वो छोटी से छोटी सी चीज हो या फिर कोई बड़ी चीज हो, लेकिन निरंतरता से उसको करना और उसको पूरा करना बहुत जरूरी है।
सो यू रिक्वायर करेज, हिम्मत टू स्टार्ट, एंड यू रिक्वायर डिसिप्लिन, अनुशासन टू कंटिन्यू, उसको निरंतरता से जारी रखने की। लेकिन आखिरी एक चीज होती है कि कोई भी काम जब आप पूरा करते हैं उसमें खामियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, तो लोग आपको बताते हैं, तो उससे सीखने की प्रेरणा आप में होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। तो ये बड़प्पन आप में होना चाहिए कि अगर मैंने कोई गलती की तो उससे मैं सीखूं, अपने आप को बेहतर बनाऊं और आगे बढ़ सकूं। तो हिम्मत, शासन और बड़प्पन यानी ह्यूमिलिटी, ये 3 चीजें मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए। राइट, वंडरफुल। और डॉक्टर राम, आपने एक करेज के बारे में बात करके मुझे एक कोट को याद दिलवाया, दी जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, राइट। हम पहला कदम लेना है वो करेज से, उसके बाद में जर्नी खुद का खुद अपन को दिखेगा, राइट। सो वंडरफुल। बिल्कुल। तो नवीन, आपको करेज के बारे में ध्यान आई वो कोट, और मेरे को ध्यान आई डिसिप्लिन के बारे में कि मोटिवेशन, यू कैन बी मोटिवेटेड वन डे लेकिन डिसिप्लिन विल बी लाइफ लॉन्ग। Correct. तो वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग मोटिवेशन तो एक दिन मोटिवेट हो सकते हैं अच्छा कुछ सुन के, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो रोज मोटिवेटेड रहेंगे एब्सोल्युटली। टू अचीव आवर गोल्स। बिल्कुल। तो डॉक्टर राम, बहुत मतलब इंसाइटफुल आपने जो 3 क्रिस्प पॉइंट्स दिए हैं हमारी ऑडियंस को। आगे चलते हैं और जानना चाहेंगे कि आपके पास प्रशिक्षण, परामर्श और संचालन, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और ऑपरेशंस में 2 दशकों का से अधिक अनुभव है आपके पास में। तो समय के साथ निरंतर सीखने का महत्व कैसे आप में विकसित हुआ, पहली बात, और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर स्किल्स, सिर्फ यही क्यों? देखिए, मेरे ख्याल से जब मैंने शुरुआत की करियर की तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं प्रशिक्षण के क्षेत्र में रहूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, उस वक्त जब मैं काम किया करता था, शनिवार का दिन हो या इतवार का दिन हो, तो उस वक्त मैं लोगों को पढ़ाया करता था, जिसको हम विजिटिंग फैकल्टीशिप कहते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे इस बात का एहसास था कि पढ़ाना, सीखना, सिखाना, इसमें कहीं न कहीं मेरी दिलचस्पी है। तो हुआ यूँ कि मैं जब कॉर्पोरेट्स में काम करता था, तो जो काम किया करता था, दिल से किया करता था, लेकिन ऐसा लगता है ना कहीं न कहीं कि ये जो कर रहा हूँ मैं, इससे बेहतर कुछ कर सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ। तो हम बम्बई की ज़ुबान में इसे कहते हैं कि कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए हमेशा से वो कीड़ा रहा है कि आप लोगों को कैसे सिखा सकते हैं और लोगों से कैसे सीख सकते हैं। तो सीखने और सिखाने का जो जज़्बा था, वो पहले से ही था। मेरे ख्याल से धीरे-धीरे इसको और मैंने तलाशने की कोशिश की और फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई, लोगों के सामने उपस्थित रहना, अपनी बात उन तक पहुँचाना, उनकी बात सुनना और इस रूबरू के ज़रिए, इस वार्तालाप के ज़रिए अगर हम कुछ सीख सकें, कुछ बेहतर कर सकें, तो क्यों नहीं? तो यही एक जिज्ञासा थी जिसने मुझे प्रेरणा दी ताकि मैं कुछ कर सकूँ अपनी ज़िंदगी के साथ और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ते चला गया और फिर मैंने तय किया कि हाँ भाई, मैं एक प्रशिक्षक बनूँगा और ख़ास तौर पे बर्ताव को लेकर काम करूँगा क्योंकि लोगों का अगर बर्ताव बदल जाए, उनकी अगर सोच बदल जाए, तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यही एक सोच थी जिसने मुझे प्रेरणा दी और मेरे ख्याल से पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा जैसे आपने कहा कि चाहे वो लोगों को किसी विषय में सिखाना हो या फिर उनको कोचिंग देना हो, ये सारी चीज़ें उसी का एक हिस्सा हैं। मकसद ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर लोगों की सोच बदल गई तो फिर वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि मैं तब एक सफल प्रशिक्षक हूँ, जब लोगों को कुछ देर बाद मेरी ज़रूरत महसूस ना हो, ताकि लोग मुझ पर निर्भर ना हों। क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने अपना काम सही किया है ना? तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ये एक प्रशिक्षक की अहम ज़िम्मेदारी होती है और वहाँ पर कहीं न कहीं अगर मैं अपना काम सही तरीके से निभा पाया, तो मेरे ख्याल से अपनी तरफ से एक छोटी-सी वो मैं कहूँगा एक छोटा-सा प्रयास होगा कि लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जा सके। तो यही वो जिज्ञासा थी और यही वो प्रेरणा भी थी, जिसको साथ लेकर मैं बढ़ते चला गया और अब देखते-देखते 20 वर्ष पूरे हो गए। राइट। और मैं एक कॉमन पॉइंट जो भी नोट किया था कि आप अब तक 2-3 बार बता चुका है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। इनफैक्ट टीजीवी's मिशन इज आल्सो सेम थिंग। वी आर हियर टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव, राइट, बाय शेपिंग द करियर्स एंड लाइव्स ऑफ मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब। और आपका पैशन के लिए बहुत सैल्यूट। और आगे बढ़ते हैं। हम कॉर्पोरेट में बहुत सारा लर्निंग वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं और प्रोफेशनल्स वर्कशॉप्स में बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लाइक 2-3 या 3 दिन
एक्टिविटी बेस्ड रहते, मगर बाद में हम एक ऐसा चैलेंज देखते हैं कि दे आर नॉट एबल टू अप्लाई दोज लर्निंग्स राइट इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। आप कुछ सफलता कोई सफलता की कहानी साझा कर सकते हैं कि हाउ कैन पीपल मेक मोस्ट आउट ऑफ दीज वर्कशॉप्स सो दैट उन लोग वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए नवीन, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अक्सर जब हम हाँ। कुछ की बात करते हैं ना, तो दुनिया को ये आसान है, अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है ना? अपने आप को बदलने के लिए आपको इस बात को मानना पड़ता है कि हाँ, बदलाव की जरूरत है। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग प्रशिक्षण में आते हैं और कई बार जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी अपेक्षा क्या है, आप यहाँ पर इस वर्कशॉप में आए हैं, इस प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, तो आप क्या सीख कर जाना चाहते हैं? तो आपको अचरज होगा, हमें जवाब मिलता है कि मुझे तो पता नहीं, मुझे मेरे बॉस ने भेजा तो मैं आ गया, है ना? तो यहाँ पर बैठना है, गुजारना है आपके साथ। तो कई बार लोगों को ये पता तक नहीं होता कि वो किसी ट्रेनिंग में या फिर किसी प्रशिक्षण में क्यों है। तो ये एक वास्तविकता है जिसको मानकर चलना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, सीखने के बाद उसको अमल में लाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इस बात में इसको ट्रेनिंग ट्रांसफर या लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। और 10-12 साल बिताने के बाद कॉर्पोरेट में मुझे ये पता चला कि अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, कंपनियों को दिक्कत होती है कि लोग जो सीखते हैं उसको जाके अमल में नहीं ला पाए। तो आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने सोचा कि इस दिशा में कुछ काम किया जाए, तो मैंने खुद अपनी पीएचडी इसी क्षेत्र में की, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग ट्रांसफर। तो मेरा जो विषय था वो ये, लोग किन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, कौन सी वो मूलभूत चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेनिंग के बाद, ताकि लोग जो सीखते हैं ट्रेनिंग के दौरान उसे अपना सके, उसे अमल में ला सके। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब तक आपने जो सीखा उसको आप अमल में नहीं लाएंगे, आप उसको याद नहीं रख पाएंगे और वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज जो आपने सीखी उसको हमेशा हमेशा के लिए आप अपना सकें, तो उसको इस्तेमाल में लाना बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक और संस्था है यूरोप में, ऑस्ट्रिया नाम के देश में, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफर इफेक्टिवनेस। तो उनके साथ कुछ काम किया और वहां से भी सर्टिफिकेशन को हासिल किया, जिसे कहते हैं ट्रांसफर डिजाइनर सर्टिफिकेशन, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं जो उन्होंने सीखा उसको अमल में ला सकें। तो यहाँ पर हम अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोचिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ट्रेनिंग देने के बाद अगर मैं अकेले आपके साथ बैठूं और आपसे पूछूं कि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी मदद कैसे की जा सकती है, तो इससे आपको और सहायता मिलती है। या फिर कभी कभी हम लाइव प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए आपने किसी लीडरशिप वर्कशॉप में हिस्सा लिया था, लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि आपका हुनर जो है वो बढ़ पाया है। तो हम आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं ताकि आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकें और जो आपने सीखा उसको इस्तेमाल में ला सकें। तो इस तरह की अलग अलग चीजें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक दिलचस्प चीज जो मैं पिछले 1.5-2 सालों से करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने खुद एक सर्वे किया था 300 लोगों के साथ। जब मैं रिसर्च सीख रहा था, पीएचडी सीख रहा था, उस वक्त मैंने एक रिसर्च किया तकरीबन 300 लोगों के साथ, 8 अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ। तो मुझे पता चला कि जो लोग हैं, जो सीखने वाले हैं, उनकी सबसे पहली पसंद है कि वो वीडियो के माध्यम से सीखे, क्योंकि जब इंसान कोई चीज देखता है तो उसको याद रखना आसान होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले एक यूट्यूब चैनल की रचना की और यहाँ पर हर वीडियो जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तीनों भाषाओं में मैं प्रकाशित करता हूँ, ताकि लोग जो वीडियो देखते हैं तो किसी चीज को सीखने में उनको आसानी होती है। फिर चाहे वो सफर में हो या फिर अपना लंच खा रहे हो या फिर घर पे हो, 10-15-20 मिनट देकर वो कुछ नई चीज सीख सकते हैं, उसको अमल में भी ला सकते हैं। क्योंकि इंसान को अक्सर अगर आप ये बड़ी से बड़ी चीज आसान भाषा में अगर आप उनको समझा सकें और उनको प्रेरणा दे सकें वीडियो के माध्यम से, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत अलग अलग चीजें जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लोग सीखे हुए ज्ञान को अमल में ला पाएं। बिल्कुल। और मतलब ये आपने शायद कहते हैं ना कि बहुत रिसर्च जो आपने करी वो बहुत इम्पोर्टेंट निकल के आई, और उससे ही इतना जो हमारे मासेस में जरूरत क्या है वो पता चलना बहुत जरूरी है, सो दैट हम अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से उनकी हेल्प कर सकें।
तो थैंक यू डॉक्टर राम इस शेयरिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी राय में आधुनिक नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, मॉडर्न लीडर्स के लिए, किसी भी क्षेत्र में हो वो, तो कौन से व्यवहार कौशल, विच बिहेवियर स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो होनी चाहिए, और वे इन कौशलों को प्रभावी ढंग से कैसे विकसित कर सकते हैं? हाउ दे कैन कल्टिवेट दीज स्किल्स? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये पायल जी। मेरे ख्याल से किसी भी क्षेत्र में अगर आप एक नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं, अगर आप नेतृत्व दिखाना चाहते हैं, नेतृत्व एक ऐसी चीज है जिसको दर्शाना बहुत जरूरी है। लोगों को ये देखना जरूरी है कि आप में नेतृत्व की काबिलियत है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है हिम्मत, जो मैंने पहले भी आपको बताया। करेक्ट, क्योंकि एक नेतृत्व वाले व्यक्ति में ये गुण होता है कि जिस चीज को दूसरे करने से परहेज करते हैं या नहीं कर पाते, उस चीज को करने में वो रुचि दिखाता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वो हिम्मत हो, दृढ़ संकल्प हो कि हाँ, मैं इस चीज को करना चाहता हूं या चाहती हूं। और उसी के साथ साथ हिम्मत जो आप दिखाते हैं, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप जो दूसरों से उम्मीद रखते हैं उसको करने की आपके अंदर चाहत होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। अक्सर हमने देखा है कि एक पिता जो है अपने बच्चे से कहता है कि भाई तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है और बच्चा कहता है कि पड़ोस वाले अंकल आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, तो पिता कहता है बेटा उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो आप बच्चे को तो सिखा रहे हैं कि आप सच बात कीजिए, लेकिन आप अगर खुद उस बात को निभा नहीं सकते तो मेरे ख्याल से आपको अपने आप को नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ये हर क्षेत्र में यही चीज है, फिर चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हो, या फिर कोई टीम लीडर हो, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता हो, या फिर कोई बिजनेस लीडर हो। हर किसी के लिए बहुत जरूरी है कि जो आप कहते हैं, करते हैं, उसमें समन्वय होना चाहिए। आप वही कहें जो आप करते हैं और आप वही करें जो आप कहते हैं। अगर इसमें कहीं पर भी त्रुटि हो तो मेरे ख्याल से आप एक नेता बनने से वंचित रह जाएंगे। सुपर Yes. सुपर। और डॉक्टर राम, आपको बहुत एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के साथ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी प्रमुख रणनीतियां शिक्षण सत्रों को अधिक प्रभावशाली और कार्यवाही योग्य बनाने में मदद कर सकते हैं? मीन्स हाउ टू मेक these learning sessions more impactful and actionable. So, one thing I'd like to share with you is in today's world, knowledge has to be both insightful and interesting. जो भी आप ज्ञान लोगों को जानना चाहते हैं, उसमें कुछ नयापन हो, कुछ सीखने का मौका मिले लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उसका जो अंदाज होता है सिखाने का, वो दिलचस्प। आप अगर बेहतर से बेहतर चीज सिखाए, लेकिन उसको सिखाने का तरीका अगर आपका कारगर ना हो, तो फिर सामने वाला जो है वो बोरियत महसूस करेगा। So we often talk about the term engagement in any training context. तो आज की दुनिया में जहां पर लोग मेरे ख्याल से सब लोग रील के आदी हो चुके हैं, जहां पर 1 मिनट में हमको दुनिया भर का ज्ञान चाहिए और 1 मिनट से ज्यादा शायद हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसे माहौल में अगर आप किसी टीम के साथ पूरा दिन या 2 दिन बिताने वाले हैं उनको कुछ सिखाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनसे भावनात्मक तरीके से जुड़ें। अगर आप लोगों से भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ पाए, खासतौर पे मेरे विषय में जहां पर हम बर्ताव की बात करते हैं, जहां पर हम इंसान की सोच की बात करते हैं, तो फिर आप उनकी सोच को नहीं बदल पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी प्रशिक्षण लोगों को दें उसे दिलचस्प बनाए। तो इसके लिए हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये इनपुट के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जहां पर छोटे छोटे खेल खेले जाते हैं जिनका मकसद ये होता है कि लोग गलतियां करें और वो खुद अपनी गलतियों को पहचाने ताकि वो उससे कुछ सीख पाए। और जब आप गलतियां करके कुछ सीखते हैं ना, वो बात आपके पास हमेशा हमेशा के लिए घर कर जाती है, आप उसको याद रख पाते हैं। उसी तरह से हम वीडियो क्लिप्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अगर कोई विज्ञापन देखें, किसी फिल्म का कोई दृश्य देखें, उसको लोग अपने कार्यस्थल से जोड़ कर दें। तो ये भी एक नजरिया है। इसके अलावा हम केस स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं, रोल प्लेइंग यानी भूमिका का इस्तेमाल करते हैं, नाट्य रूपांतरण का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग चीजें जिससे हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को सीखने में मजा आए, लोग सीखने की एक अलग नजरिए से देखें। मेरे ख्याल से आज हो ही रहा है कि अक्सर जब हम सिखाने की कोशिश करते हैं
या फिर लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो हमारा तरीका गलत है। अगर तरीका गलत होगा, उसके बावजूद अगर आपका मकसद सही है, लेकिन फिर भी आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि आपने जो जरिया चुना है यहाँ पर, वो जरिया कारगर नहीं है। तो बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका जो जरिया है, तरीका है, वो कारगर हो, दिलचस्प हो, ताकि लोगों को मजा आए। क्योंकि सीखना जो है, ये एक मजेदार चीज है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसको सीखना पसंद नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू लर्न बट नोबडी वांट्स टू बी टॉट। हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि लोग मुझे सिखाएं। लोग ये चाहते हैं कि मैं जो सीखना चाहता हूँ, वो अपनी तरीके से सीख। तो ये एक प्रशिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होगा कि अगर आप सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बना सकें। और जो हम आप बात कर रहे हैं बिहेवियर स्किल्स की, या इन ऑल टुगेदर मैं बोलूं तो सॉफ्ट स्किल्स की, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट, ये दिखाई नहीं देती। ऐसा कुछ नहीं है जिनको हम दिखा सकें और शायद हम बता सकें ये कितनी जरूरी है। तो ये दिखाई नहीं देती, इसलिए इनके ऊपर लोगों को राजी करना कि ये भी जरूरी है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जानना चाहेंगे कि आपकी राय में कॉर्पोरेट्स को अपने जो कार्यबल के विकास में निवेश क्यों जारी रखना चाहिए, खासकर सॉफ्ट स्किल्स और बिहेवियर स्किल्स के क्षेत्रों में। वे इन पहले से निवेश पर रिटर्न को कैसे माप सकते हैं? क्योंकि जब दिखाई नहीं देती है तो उसको एक कहते हैं ना कि उसको मापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो कैसे होगा? आपने जो सवाल पूछा, मैं उसकी पार्श्वभूमि समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस शब्द की ओर ध्यान देते हैं, सॉफ्ट स्किल। जब आप किसी स्किल को सॉफ्ट स्किल का नाम देती हैं, तो लोगों के जहन में ये बात आती है सॉफ्ट स्किल है तो आसान ही होगा, है ना? क्योंकि दूसरा जो पहलू है उसको हम कहते हैं हार्ड स्किल। तो अगर वो कठिन है तो ये आसान हो गया, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारी सोच की जो प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से सबसे पहले उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सॉफ्ट स्किल्स को इसीलिए मैं कभी सॉफ्ट स्किल्स कहना पसंद नहीं करता, मैं उसे बिहेवियरल स्किल्स कहता हूँ, क्योंकि इसका सीधा सीधा ताल्लुक आपके बर्ताव से है ना? तो हम सब ये चाहते हैं कि हम जो भी करें अपनी जिंदगी में, उसको भली भांति कर सकें। उसी तरह से हर कंपनी चाहती है कि उसके जो कर्मचारी हैं, वो अपने काम में महारत हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने। खासतौर पे अगर मैं बात करूं किसी लीडरशिप वर्कशॉप को लेकर, नेतृत्व की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या चाहते हैं अपने बॉस से, अपने नेतृत्व दिखाने वाले व्यक्ति से? कि उसका आपके साथ बर्ताव अच्छा हो, है ना? उसका आपके साथ बातचीत का तौर तरीका सम्मानजनक हो, आप उसको देखकर अपनी जिंदगी में कुछ कर्म उठाने की प्रेरणा ला सकें। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बर्ताव के साथ जुड़ी हैं। तो इन चीजों को मैं नहीं मानता कि दिखाया नहीं जा सकता। ये चीजें दिखाई देती हैं अगर आप में देखने की इच्छा हो और देखने की, परखने की वो आंखें हों। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका बर्ताव अच्छा नहीं है, तो वो तो हर वक्त लोगों के साथ गुस्से से बात करेगा, या फिर उनका सम्मान नहीं कर पाएगा, या फिर उनका अपमान करेगा। तो ये चीजें दिखाई देती भी, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप कोई नहीं चाहते कि आपका लीडर ऐसा हो जो अपनी काम में तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों की इज्जत, दूसरों की परवाह नहीं, है ना? जैसे आप चाहते हैं कि आपके जो पिता हैं, वो ढेर सारे पैसे भी कमाएँ ताकि आपकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके, लेकिन आप ये भी उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ हँस-खेल कर बातें भी करें। तो मेरे ख्याल से ये संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ तो टेक्निकल स्किल्स की महारत आपको हासिल करनी चाहिए ताकि आप अपना काम जो है वो बेहतर कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकें, एक बेहतर इंसान बन सकें और अपने नेतृत्व को दर्शा सकें। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बिहेवियरल स्किल जो है, वो हमेशा जरूरी है। अब दूसरा सवाल जो आपका था कि कॉर्पोरेट्स ने या फिर कंपनियों ने इसमें निवेश जारी क्यों रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट, जिसको ट्रेनिंग की भाषा में अक्सर रोटी का नाम दिया गया है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। तो रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि अगर मैं ₹1 का निवेश करूं, तो उसके बदले मुझे 1.5 या ₹2 का कोई ना कोई ऐसा फल मिले जिसका कंपनी को फायदा हो, जिसका हमारे व्यवसाय को फायदा हो। और ये बहुत ही सही तरीका है सोचने के बारे में। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीज इंसान के व्यक्तित्व से जुड़ी है, जो चीज इंसान के बर्ताव से जुड़ी है, उसका मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं है। जैसे अक्सर हम बात करते हैं ट्रेनिंग की जुबान में, कर्टपैट्रिक नाम का एक तरीका है, जिससे हम ये देखते हैं जो प्रशिक्षण आपने लोगों को दिया है, उससे कितना फायदा पहुंचा।
लोगों को और उससे कंपनी के व्यवसाय को कितना फायदा पहुंचा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर चीज का मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी के लिए डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप यानी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने वाले वर्कशॉप को आयोजित करती हैं और उसके बाद लोग जाकर कोई सही निर्णय लेते हैं, तो इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है कि एक सही निर्णय की वजह से बिजनेस को कितना लाभ पहुंचा। क्योंकि अगर वो कंपनी का सीईओ है जिसकी वजह से कंपनी को ढेर सारा मुनाफा हुआ, तो इसका निश्चित मूल्यांकन करना काफी हद तक मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको कुछ हद तक ये पता जरूर लगेगा कि ये जो प्रशिक्षण हमने किया इसका कहाँ तक फायदा पहुंचा। तो बहुत जरूरी है कि आप प्रशिक्षण के बाद जो करते हैं लोगों से जाकर पूछें कि भाई आपको क्या फायदा महसूस हुआ, आपके काम में आपको आसानी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या आसानी महसूस हो रही है। तो ये चीजें करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर प्रशिक्षण देने के बाद हमें लगता है कि हमारा काम समाप्त हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से असल काम उसके बाद शुरू होता है। तो इसको जारी रखना मेरे ख्याल से सही मायनों में आपको रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट दे पाए। और रोटी का एक्रोनिम तो अच्छा लगा मुझे, रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर राम जी, हम एम्प्लॉयज के बारे में बात करेंगे जो भी ट्रेनिंग अंडरगो होते हैं ना, तो उन लोगों कौन सी सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि सो दैट वाइल इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग इनसाइट्स। आजकल देखे तो हम तो बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हैं, तो ये चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जब कभी आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं यानी जो सीखा उसको अमल करने की बात करते हैं, 4 ऐसे पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा। सबसे पहला जो पहलू है वो है आपके कार्यस्थल की संस्कृति, योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर आपके कार्यस्थल पर इम्प्लीमेंटेशन को महत्व दिया गया है, तो फिर आपकी कंपनी भी यह प्रयास करेगी कि सीखने के बाद वो आपकी मदद करे ताकि आपने जो सीखा उसको आप अमल में ला सकें। वरना अक्सर होता ही है जो हमने देखा है कि लोग सीख कर आते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं क्योंकि उनको उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। तो ये मौका देना ये मेरे ख्याल से कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी बन। तो सबसे पहले आप जिस कार्यस्थल पर हैं वहां की कार्य संस्कृति जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा दे। अच्छा। दूसरी जो बात है जिसको हम कहते हैं मैनेजरियल सपोर्ट या सुपरवाइजरी सपोर्ट। अब आप अपने बॉस से पूछ कर जाते हैं कि सर कल और परसों मैंने प्रशिक्षण शिविर में जाना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो क्या करूं? वो कहते हैं हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। और जैसे ही आप ट्रेनिंग से लौट कर आते हैं वो आपसे पूछता है ट्रेनिंग हो गई? चलो अच्छी बात है, अब जो सीखा उसको भूल जाओ, काम पर नजर, है ना। तो अक्सर हम प्रशिक्षण को वो स्थान नहीं दे पाते, वो तवज्जो नहीं दे पाते जिसकी जरूरत है। तो बहुत आवश्यक है कि जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्मचारी के साथ काम करें ताकि जो सीखा उसको अमल में लाया जा सके। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात जिसको हम कहते हैं पीयर सपोर्ट। आपके साथी जो है, आपके साथ काम करने वाले जो लोग, उनकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को समझे आप अगर कुछ नया ज्ञान प्राप्त करके आए हैं तो उसको बढ़ावा दिया जाए, ना कि आपको नीचा दिखाए। साथ ही साथ आप अगर उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी थोड़ा प्रयास होना चाहिए ताकि आप उसको सही मायनों में इस्तेमाल करके देखें। तो पीयर सपोर्ट, अपने साथियों का मार्गदर्शन, वो भी आवश्यक। और चौथी और आवश्यक चीज जो मेरे ख्याल से अंदरूनी है, व्यक्तिगत है, वो है लर्नर मोटिवेशन। कि आप खुद कितने उत्साही हैं जो मैंने सीखा ताकि उसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। अगर आप खुद उत्साही नहीं है तो पहले की तीनों चीजें सही भी हो तब भी आप उसको अमल में नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदरूनी जज्बात ये कहते हैं कि जो मैंने सीखा इसको अमल में लाने की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं शुरुआत कर पाएंगे। तो ये 4 बहुत अहम पहलू हैं किसी भी कंपनी के लिए ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा दे सके। इन चारों में से अगर कोई भी पहलू सही ना हो तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको वो त्रुटि नजर आएगी, वो कमी नजर आएगी और वो हमेशा बनी रहे। तो इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू डॉक्टर राम, आपने जितनी सारी चीजें बताई अभी तक, और अभी तक बहुत ही अद्भुत बातचीत रही है आपके साथ में। आइए अब कुछ दिलचस्प प्रश्न पूछ के आप कुछ मसाला डालते हैं इस एपिसोड में। हम तैयार हैं सेकंड रैपिड फायर राउंड के साथ में। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन आपकी तरफ जो आ रहा है वो है कि यदि आपके पास एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो जिस पर कुछ भी लिखा हो सकता है तो वो क्या कहेगा?
वो कहेगा नेवर गिव अप। सुपर्ब। और डॉक्टर राम, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वह कौन होगा और क्यों? फिलहाल सेलिब्रिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर एस शंकर, उनके साथ कुछ वक्त जरूर बिताना चाहूंगा। मुझे बहुत ही मैं उनसे प्रेरित हूँ, जिस तरह से वो लोगों से बातचीत करते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया के सामने। मेरे ख्याल से हम सब तो उसमें काफी कुछ सीखने लायक है, तो उनके साथ जरूर मैं वक्त व्यतीत करना चाहूंगा। मेरा बड़ा और बेटी भी बहुत बड़ा फैन है उनका। समडे विल इनवाइट हिम टू टीजीवी। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं इस वक्त। जी, और अगर आपको एक दिन के लिए नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी लोगों को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? मैं ये नियम बनाऊंगा कि जो नियम मैंने बनाए हैं उनको बदला ना जा सके, क्योंकि एक सवाल है, तो मैंने कितने भी बेहतर नियम क्यों ना बनाए हो, दूसरे दिन से वो नियमों का उल्लंघन होगा। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी नियम तो यही होगा कि जो नियम हम बनाते हैं उन पर हम अमल करें, उस पर काम करें। जी, बिल्कुल। ग्रेट, ऑसम। और डॉक्टर राम, मेरे तरफ से दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? जी, मेरी जिंदगी में सबसे प्रेरणादायी जो फिल्म रही है वो है लगान। मुझे आज भी जब वो फिल्म देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही दिलचस्प किरदार निभाया था आमिर खान साहब ने उसमें, और जो उसकी कहानी है, वो कहानी इस बात को दर्शाती है कि आप कोई भी हो, किसी भी पार्श्वभूमि से हो, अ, चाहे आप में शिक्षा हो या ना हो, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो शायद बहुत ताकतवर हो, लेकिन फिर भी आप उसे परास्त कर सकते हैं अगर आप में मेहनत करने की जिद है, लगन है, आत्मसम्मान है। तो मेरे ख्याल से वो जो भोलन का किरदार उन्होंने निभाया था, वो बहुत ही खूबसूरत किरदार है, और कहीं न कहीं मेरे ख्याल से उस किरदार की जो जो उसकी भावनाएँ हैं, वो हम सब से कहीं न कहीं मेल खाती हैं, जुड़ी हैं। तो वो किरदार मुझे बहुत पसंद है और वो फ़िल्म भी बहुत पसंद है। और यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? जी, बिल्कुल नहीं, मैं अपना जीवन किसी और के साथ नहीं बदलना चाहूँगा। उसकी वजह सिर्फ़ इतनी है, क्योंकि हम सबको ये कहीं न कहीं गलतफ़हमी है कि दूसरे का जीवन मुझसे बेहतर है, और अगर ये आप में बात कहीं घर कर गई, तभी आप में ये सोच आ सकती है कि मेरी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी से मैं बदल कर देखूँ। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ बदलूँ। अगर कुछ बदलना है, तो मैं अपनी सोच को बदलना चाहूँगा, अपनी हालात को बदलना चाहूँगा, और ये पूरी तरह मेरे हाथ में है। अमेजिंग। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। और आखिरी आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन जी। सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद इन्वेंट करना चाहोगे? गैजेट तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हम गैजेट से त्रस्त हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो आधुनिक तंत्रज्ञान और आधुनिक आविष्कारों से लैस है इस वक्त। और कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा भी हम भुगत रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, तो सब लोग आदी हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन के। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, पता नहीं ये मुमकिन है भी या नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा यंत्र हम आविष्कार कर सकें उसका, जिसका इस्तेमाल करने से इंसान एक बेहतर इंसान बन पाए, उसकी सोच और बेहतर हो सके, वो अपने बारे में जितना सोचे उतना ही दूसरों के बारे में भी सोचे। अपने देश के बारे में सोचे, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के बारे में सोचे। मेरे ख्याल से नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मुमकिन कर पाएँ, तो फिर क्या बात। मैं ना यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर, एम्पैथी गैजेट होना चाहिए। लाइक शायद उसका नाम एम्पैथी गैजेट या कुछ मिस्टर एम्पैथी रख सके, ताकि ये चीज और इमोशनल इंटेलिजेंस, ताकि हम दूसरों को बेहतर समझ पाए और अपनी भी लाइफ सुधार पाए और दूसरों की लाइफ में भी एक बेहतर प्रभाव डाल पाए। बहुत ही अच्छा विचार है आपका, बहुत ही सुंदर आपने ढूँढ निकाला। एम्पैथी गैजेट। आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई चीज़ आविष्कार उसका किया जाए। बिल्कुल, ज़रूर से। एंड कमिंग बैक टू द मेन स्ट्रीम क्वेश्चन, आपसे आखिरी सवाल एक है। सेकंड रैपिड फायर राउंड बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ, और अब जो सवाल है वो ये है कि हमारे उभरते हुए युवा के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो शब्द है ना युवा, कहीं न कहीं हम उसको उम्र से जोड़कर देखते हैं, कि अगर आपकी उम्र 20, 25, 30 साल है तो आप युवा हैं।
अगर आप 40, 45, 50 के करीब हैं तो युवा नहीं है, और 60 के करीब हैं तो आप सीनियर सिटीजन वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल से युवा ये जो है, इसको उम्र के साथ जोड़कर नहीं, इसको मानसिकता के साथ जोड़कर देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इंसान युवा तब तक है जब तक वो सीख रहा है। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, मेरे ख्याल से बुढ़ापा आपका शुरू हो गया। उल्टी उल्टी गिनती जो है उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप को युवा मानते हैं, तो चाहे आपकी उम्र जो भी हो, ये ज़रूर कोशिश करें कि आप हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखते रहें। कुछ चीज़ें हैं जो आप किताबों से सीखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने वरिष्ठों से सीखेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ज़िंदगी के अनुभव से सीखेंगे। लेकिन सीखना और सीखते रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपकी उम्र 25 हो, 45 हो या 65 हो, सबके लिए एक ही संदेश है कि सीखते रहिए। सुपर्ब! बहुत पावरफुल बात बताई आपने एंड आई आई लव इट। हम तो बहुत एंजॉय किया, ये अच्छी तरह से कन्वर्सेशन हुआ, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस कैसे लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से क्योंकि मैं प्रशिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब कभी मुझे मौका मिलता है बात करने का, तो उसका मैं पूरा-पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। जैसा हम कहते हैं उसको सीख लेता हूँ मैं। क्योंकि हम होते हैं बातचीत करने के, लेकिन यहाँ पर अच्छा लगा आपके सवाल सुनकर, आपके सवालों के जवाब देते हुए, कुछ चीज़ों के बारे में जो शायद मैंने भी गहराई में नहीं सोचा था, लेकिन क्योंकि आपके सवाल इतने खूबसूरत थे, इतने गहरे थे, अच्छा। दिलचस्प थे, तो उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपके जो श्रोतागण हैं, उन्होंने जब इस बातचीत को सुना होगा, उनको भी शायद एक नया पहलू, एक नया आयाम देखा देखने को मिला होगा, और उसका इस्तेमाल वो कहीं न कहीं अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में कर पाएँ। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर राम जी, हम आपको फिर से बुलाएंगे हिंदी में और मराठी, कन्नड़ा, इंग्लिश में भी बिकॉज यू स्पीक ऑल द 4 लैंग्वेजेस। सो आशा करता हूँ कि आप वो बाकी लैंग्वेजेस में भी आप आके आपका इनसाइट शेयर कर सके। तो थैंक यू वंस अगेन। मुझे आमंत्रित करें, क्योंकि देखिए, ज़ुबान बदलने से सोच नहीं बदल जाती। इंसान तो वही होता एब्सोल्युटली। लव इट, लव इट। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड डॉक्टर रामनाथ दीक्षित जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आप सभी लोगों से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या उससे उन्हें कोई टिप्पणी पसंद आ जाए। धन्यवाद। और दिस इज द टाइम हम जब आते हैं अपने ट्रिविया सेगमेंट पे, जो कि सामान्य ज्ञान है। तो आइए उसके लिए सुनते हैं 2 कम ज्ञात तथ्य। पहला मेरी तरफ से, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम सैन्य परीक्षण विधियों से काफी प्रभावित थे। बड़ी संख्या में सैनिकों को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के लिए सेना के संरचित दृष्टिकोण ने मानकीकृत प्रक्रियाओं और तकनीकी कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रारंभिक कॉर्पोरेट प्रशिक्षण मॉडल को प्रेरित किया, जो बाद में सॉफ्ट कौशल को शामिल करने के लिए विकसित हुआ। और दूसरा फैक्ट है कि फैक्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आविर्भाव हुआ है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कारखाने श्रमिकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने वाले पहले कारखाने में से थे। और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि के कारण श्रमिकों को नई मिशनरी और प्रक्रियाओं को जल्दी से सीखने की आवश्यकता हुई, जिससे कारखाने के मालिकों को उत्पादकता से सुधार और त्रुटियों को कम करने के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित किया गया, जो संरचित कॉर्पोरेट सीखने की शुरुआत के चिह्नित करता है। विच मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज मार्क्ड द अर्ली बिगिनिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट लर्निंग। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रिविया कॉर्पोरेट लर्निंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के ऑरिजिन्स के बारे में। अगर आपको भी कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बारे में अच्छा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिले तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो जरूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi
TGVHindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, TGVHindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।